तो यूनिट 5 हम अब कर रहे हैं पहले बिजनेस अर्थमेटिक। पूरे तुम्हारे जो 6 चैप्टर्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो इसी चैप्टर में है, ठीक है। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे कि पहली बात तो ये है कि इस चैप्टर को करने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि यूनिट प्राइस क्या होता है, जो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। यूनिट कॉस्ट क्या होती है, एक होती है कॉस्ट जो कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट है, एक होती है कॉस्ट जो कि कस्टमर की कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर हम प्रोड्यूसर की कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के बात आ रही है। लेकिन अगर हम कस्टमर की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। फिर प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्ट माइनस एक्सपेंसेस। जो भी हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट माइनस करेंगे तो वो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होगा, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, हम जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी की बात कर रहे हैं उसका प्रॉफिट होगा वो, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। तो इसमें अगर हम चैप्टर में स्टार्टिंग से थोड़े से फटाफट से रिवीजन करें इसकी फास्ट वाली, तो ये सारी बातें स्टार्टिंग में बोली हुई हैं इन्होंने, ठीक है। फिर हमें बोला गया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि कितने यूनिट्स हम सोल्ड करें कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए और उसके बाद हम जितनी भी यूनिट सोल्ड करेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो यह अभी तक हमारा इसमें मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का हम न्यूमेरिकल पोर्शन पहले कवर करते हैं। जैसे कि हमने कहा यूनिट प्राइस पर कस्टमर, यानी कि हमारा जो टोटल बिल अमाउंट है और कितने कस्टमर हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि किसी एक कस्टमर का 100 रुपये का बिल होगा, किसी एक का 1000 का बिल होगा, किसी एक का 10,000 का बिल होगा, लेकिन हम एक एवरेज निकाल रहे हैं कि हमारी एवरेज जो एक कस्टमर का है बिल वो कैसे है। तो जो टोटल बिलिंग हुई है इसमें हम कोई प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल अमाउंट की बात कर रहे हैं आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग। जो हमारा सिस्टम ये बता रहा है कि हमने इतने की बिलिंग की है, तो जो टोटल बिलिंग हुई है उस टोटल बिल अमाउंट को नंबर ऑफ कस्टमर से डिवाइड कर दें तो हमारा यूनिट प्राइस पर कस्टमर आ जाता है। और बेसिक सा है कि टोटल सेल्स को यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दें तो हमारी यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट। ग्रॉस प्रॉफिट हो, ग्रॉस मार्जिन हो, एक ही बात है। तो कभी ये मत सोचना कि अरे मार्जिन आ गया तो क्या हो गया प्रॉफिट, आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस मार्जिन एक ही बात है। ब्रेक इवन पॉइंट थियोरेटिकली तो हमने बोल दिया नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन अगर हमें निकालना है तो हम क्या कहेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल में ही होती है, टोटल रुपीज में ही होती है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब हो गया जो भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये हमारे लिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा यूनिट्स में, ठीक है। समझ में आया? तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि शॉर्ट रन में तो वो कंट्रीब्यूशन की बात करता है। अब अगर हम इससे इन्हीं फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। अब तुम कहोगे ये सिलेबस में नहीं है, ये तो हमें कभी कराया नहीं, जबकि वो वही चीज़ें तो घूम फिर के आ रही हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। हम ये कह सकते हैं ना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कभी भी ऐसे इसको रटना नहीं, लॉजिकली समझना कि कंट्रीब्यूशन भी हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके ही है, ठीक है। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। अब रेवेन्यू निकालना हो, टोटल रेवेन्यू, तो जितनी यूनिट सोल्ड किए और जो प्राइस पर यूनिट है, और टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब तुम्हें पता ही है, द कॉस्ट विच इज डन एट ऑल लेवल्स, यानी कि 0 लेवल पे भी वो रहेगी। और वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब
ये तो हमने बात करी कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और उनका हमें अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पर प्रोडक्ट। इधर का मैं मिटा देती हूँ और फिर हम एक क्वेश्चन साथ साथ करते जाते हैं, क्योंकि स्टेप तभी समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं ए, बी और सी, तीनों का सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें दिया हुआ है। कितना? बुक का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 15, 21 और 36। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीस में ही हमें कितनी दी हुई है? 9, 14 एंड 19। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6, 7 और 17 ये आ गया। ठीक है ना, 17 आया। ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम ये कहते हैं वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। हमारे पास टोटल जो यूनिट्स हैं उसमें सेल्स मिक्स की परसेंटेज हमें गिवन है। मान लो परसेंटेज ऑफ, यानी कि जो टोटल हम सेल्स कर रहे हैं उसमें जो हमें परसेंटेज गिवन है वो कितनी कितनी गिवन है? सपोज 20% गिवन है और 20 एंड 60, और हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है। कितनी गिवन है? 40,000। ये हमें फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप पर आते हैं। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी कि प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 रुपीज, 6 इंटू 20%, 7 इंटू 20% और 17 इंटू 60%। ठीक है, इनका निकालिए कितना कितना परसेंटेज आया? 1.2, 1.4, 10.2। 10.2 तो कितना हो गया? 10, 11, 12.80। यही आ रहा है क्या? 12.80। ठीक है, स्टेप 3 पे आ जाए। टोटल यूनिट्स ऑफ सेल्स मिक्स रिक्वायर्ड। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 40 अपॉन 12.80। अब ये जो आंसर आएगा ये यूनिट्स में आएगा। कितना आ रहा है? 40,000 अपॉन 12.80। कर रही हो तुम ऐश? आंसर बता दे फटाफट से। ईमानदारी रखनी है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। गंदी कैलकुलेशन है। 4 से करो ना, छोटे से करो ना कैलकुलेशन। देखो ये हटाई 00, 4 से करो ना, गंदी क्यों हो जाएगी? इजी हो जाएगी। बड़ी कैलकुलेशन पे जाओगे तो दिक्कत आती है। ये हो गया, ये 1 हो गया। अब फिर 4 से कर लो। अब 25,000 को 8 से डिवाइड कर दो। कितना हो गया? 1, 1, ये आ गया 3125। कैलकुलेशंस गंदी तब होती हैं जब हम उसको या तो बहुत ही छोटे से करते हैं। मतलब अगर इसको तुम 2 से करना स्टार्ट करोगे
तो ये बहुत गंदी बन जाएंगी। अगर तुम इसको को सोचोगे कि हम डायरेक्ट इसको 128 से भी हम कर सकते थे डिवाइड, लेकिन वो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो या तो 4 से करो या 8 से करो, तो उससे करोगे तो तुमको इजी रहेंगी कैलकुलेशन। स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स पे चलो, लेकिन टू मच बेबी पे भी मत चलो बस। लास्ट में तो 20 आ रहा है 5 के साथ। देखो 8 5 से 40 होता है ना। ठीक है, अब आते थे अगले स्टेप पे। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फॉर ए बी एंड सी, यानी कि ए बी और सी के लिए कितनी कितनी करेंगे। टोटल हमारी 3125 है, तो 3125 का 20%, 3125 का 20%, 3125 का 60%। कितना कितना आया? बताऊंगी। हाँ हाँ तुम ही बताओगे, मैं नहीं कर रही। 625 625 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए 600 को 3 से किया 1800 और 25 को 3 से किया 75, तो कितना आ गया 1875। अब हमें लास्ट क्या निकालना है, प्रोडक्ट यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट कितना था 15, 21 एंड, तो अब आ गया 625 ए बी और सी इंटू 15, 625 इंटू 21 और 1875 इंटू 36। निकाल लो। अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, ये हो गया। बस एक काम और करना, इनके आगे रुपीस लगाना है। अकाउंट्स के बच्चे हो, रुपीस के बिना बात मत किया करो भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कहानी पूरी हुई। इसके बाद हमारे पास अगली कहानी आती है हैं EOQ की आती है। EOQ इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? आपका जो इन्वेंटरी आपको कितने उसको बनाना पड़ेगा फिर से? मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब भी आपका, जैसे क्या होता क्या है, होता क्या है, ये हमारा गोडाउन है। इस गोडाउन में ये आपकी मिनिमम क्वांटिटी है कि आपको मिनिमम इतनी तो हमेशा रखनी रखनी है। ये आपकी मैक्सिमम है कि इतनी रखो, इससे ज़्यादा मत रखो, ठीक है। मिनिमम से कुछ पहले आपकी डेंजर लेवल आता है कि अगर इससे नीचे चला गया तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, ठीक है। और इसके बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे रीऑर्डर आता है, ये रीऑर्डर क्वांटिटी आती है। तो आपको रीऑर्डर लेवल है बेसिकली, ये इसको हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। तो ये डेंजर लेवल, ये मिनिमम स्टॉक लेवल, ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब कायदे से अगर देखा जाए तो कितना होना चाहिए, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे ऑर्डर कर रही हूँ तो मुझे इतना ही ऑर्डर करना चाहिए। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे ऑर्डर कर रही हूँ तो मुझे इतना ऑर्डर करना चाहिए, बट नहीं, ज़रूरी नहीं है। कई बार हम ये भी सोच सकते हैं कि मैक्सिमम से थोड़ा नीचे रह जाएं या थोड़ा ऊपर चले जाएं, बट कितना नीचे कितना ऊपर जा सकते हैं, इसके लिए हमें ये डिसाइड करना है कि जब भी हम रीऑर्डर करेंगे तो रीऑर्डर करते समय हम कितनी क्वांटिटी का रीऑर्डर करें, कितनी क्वांटिटी हम मंगाएं जो हमें मोस्ट इकोनॉमिकल रहे, क्योंकि हर ऑर्डर को करने की एक कॉस्ट होती है। तो कितने ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट है, डिस्काउंट्स होते हैं, कितना ऑर्डर करने पे कितना डिस्काउंट है, तो कितना हम स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोरेज कॉस्ट कितनी है, हमारा इतना पैसा ब्लॉक होगा तो वो पैसा ब्लॉक इधर ना हो, इधर अगर हम पैसा ब्लॉक कर रहे हैं तो इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी बातें ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हमें ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी को चूज करना होता है, विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। ये होता है। तो कायदे से अब अगर हम बात करें
तो हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, फॉर्मूला कुछ भी लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, कुछ भी लिख लो। बुक में शायद कुछ और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2PD/C दिया हुआ है ये। तो फॉर्मूला कुछ भी हो, आपको हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि जो फर्स्ट टर्म है ए, वो है एनुअल यूसेज। ठीक है, आपके एनुअल यूसेज कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है, एनुअल यूसेज कितनी है आपके। अगर हर महीने कंजम्पशन जो हो रही है रॉ मटेरियल की वो 200 यूनिट्स हो रही है, तो पूरे साल की आपकी 2400 हो गई। ठीक है, ये है कॉस्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर को प्लेस करने की, यानी कि हर ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। और एस स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या, होल्डिंग कॉस्ट, कुछ भी कह सकते हैं हम इसमें। ठीक है ना, समझे? तो ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हमें डायरेक्ट दी हुई है एक ऑर्डर को प्लेस करने की तो ठीक है, और नहीं दी हुई तो अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट या तो हमें कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर डायरेक्टली दी हुई है, और अगर हमें नहीं दी हुई तो इसमें वो वाला फॉर्मूला एवरेज जितना डेली। नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हमें डायरेक्टली नहीं दी हुई तो हम कहेंगे टोटल ऑर्डर कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी नहीं दिए हुए तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज टोटल यूसेज अपॉन ऑर्डर साइज। हमारा ऑर्डर साइज जनरली हमारा कितना होता है, ठीक है, तो वो ऑर्डर साइज हो गया। ऐसे ही जो स्टोरेज कॉस्ट है वो एवरेज लेते हैं 1/2, जो भी हमारा ऑर्डर साइज है, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये हमारा स्टोरेज कॉस्ट टोटल में बता रही हूँ मैं। वैसे तो स्टोरेज कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में गिवन होती है और वो आपको परसेंटेज ऑफ इनपुट रॉ मटेरियल लेनी होती है कि आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है उसका परसेंटेज। लेकिन अगर टोटल स्टोरेज कॉस्ट निकालने को बोल दें तो टोटल स्टोरेज कॉस्ट कैसे आएगी, 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू परसेंटेज स्टोरेज कॉस्ट। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास रॉ मटेरियल प्राइस पर यूनिट, अगर तुम्हारे पास ये 360 है और स्टोरेज कॉस्ट 10% है, तो S की वैल्यू हो गई 360 इंटू 10%, 36 रुपीज़, ऐसे करके। ठीक है, और अगर तुम्हारा ऑर्डर साइज 4000 यूनिट्स है तो तुम्हारी टोटल स्टोरेज कॉस्ट हो गई 4000 इंटू 1/2 इंटू 36। ठीक है, तो ये आ जाएगी, कितनी हो गई,
72,000। ठीक है, समझ में आया? इसके बीच में जो थोड़ा सा थ्योरी का है वो एक तो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल वाला पूरा टॉपिक एज इट इज है जो तुम्हारे पास बिजनेस स्टडीज में है, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स एंड ऑल। फिर ये इन्वेंट्री हमने बता ही दिया क्या होता है। फिर एक हमारे पास ABC एनालिसिस होता है। ABC एनालिसिस में क्या होता है, हमारी जो पूरी इन्वेंट्री है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। अब ये तीनों कैटेगरीज हैं, ये किस पे डिपेंड करती हैं? होता क्या है, हमारे पास कोई स्टॉक तो ऐसा है जिसमें कि क्वांटिटी हमारी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका अगर वैल्यू देखें, टोटल स्टॉक का वैल्यूएशन देखें तो वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, वो हमारे पास कैटेगरी EA है जिसमें हमारा वैल्यू बहुत कम है। फिर कैटेगरी B मॉडरेट है दोनों ही। कैटेगरी C क्वांटिटी वाइज बहुत कम है परसेंटेज, लेकिन वैल्यू वाइज वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर किसी ज्वेलर की शॉप की हम बात करते हैं तो ज्वेलर की शॉप पे क्या होता है कि अगर उसके यहाँ डायमंड का सेट है तो शायद उसके पास डायमंड के सेट कम होंगे, लेकिन वो ओवरऑल जो उसकी इन्वेंट्री होगी उसका बहुत बड़ा परसेंटेज वो डायमंड सेट्स कैरी कर रहे हैं। लेकिन सिल्वर के जो आइटम्स होंगी वो सिल्वर आइटम्स क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन वैल्यू वाइज वो थोड़ी कम होंगी। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, जो C कैटेगरी है दैट रिक्वायर्स मोर कंट्रोल बिकॉज उसकी वैल्यू वाइज ज़्यादा कंजम्पशन है। भाई एक सिंपल सी बात है, तुम किसी शॉप पे गए, वहाँ पर एक नॉर्मल शॉप है, कॉस्मेटिक्स की शॉप लगा लो, कॉस्मेटिक्स की शॉप में हो सकता है कि एक आइटम है जो कि टिश्यू पेपर्स हैं, तो टिश्यू पेपर्स बहुत स्मॉल अमाउंट के हैं, या ईयरबड्स हैं बहुत स्मॉल अमाउंट के हैं, लेकिन वहीं पे अगर उनके कुछ लिपस्टिक, शैम्पूज जो हज़ारों में आते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो इस तरह से उनको उस पर ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो कैटेगरी A होती है उनकी कंजम्पशन वैल्यू इज़ हाई एंड इन्वेंट्री वैल्यू इज़ हाई, यूनिट वाइज वैल्यू इज़ हाई, मॉनिटरी वैल्यू इज़ लेस। जबकि जो C कैटेगरी है उसकी मॉनिटरी वैल्यू इज़ हाई बट स्टॉक वैल्यू इज़ लेस। और ABC को हम दूसरे तरह से भी कहते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सारी कहानी। इसके बाद चीज पूछो। बाय डेफिनेशन EOQ और रीऑर्डर पॉइंट होता है, उसको मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बाय हम ये कहते हैं कि रीऑर्डर क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बट रीऑर्डर क्वांटिटी मे बी लेस और मोर देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एज पर द जो भी हमारा कॉस्ट, हाँ कॉस्ट एनालिसिस है। बट डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन तो ये होती है इकोनॉमिक ऑर्डर विच इज ऑर्डर्ड फॉर मोस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट और रीऑर्डर विच इज ऑर्डर्ड टू मेंटेन मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, और अभी जो हमने डायग्राम टाइप बनाया था उसमें जो मिनिमम था वो हमारा सेफ्टी स्टॉक था, उसके नीचे जो उसके नीचे वाला सेफ्टी स्टॉक था। अच्छा, मिनिमम तो एक इतना रहना चाहिए बट वो सेफ्टी स्टॉक है। फिर हमारे पास इसमें ROI, ROE ये आता है। ROI तो आप लोगों ने अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट है उस पर डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, ठीक है। लेकिन जो ROE होता है उसमें हम जो डिनोमिनेटर में लेते हैं वो सिर्फ इक्विटी लेते हैं। नॉर्मली हम कैपिटल एम्प्लॉयड में सब लेते हैं, मतलब बोरोड भी लेते हैं और इक्विटी भी लेते हैं, लेकिन जब ROE रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं तो हम सिर्फ जो भी नेट इनकम है वो डिवाइडेड बाय इक्विटी, सिर्फ इक्विटी से डिवाइड करते हैं। ये डिफरेंस आ जाता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग टर्म में नहीं जाना, बहुत सिंपल सही है, ठीक है। अगर हम थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड बात करें तो हमें कहते हैं जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। जबकि जो ROE है ये प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड है अपॉन इक्विटी।
समझे? यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ रही है, डिबेंचर्स भी आ रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ रहे हैं, सारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इक्विटी आ रहा है। इक्विटी का मतलब हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, प्रेफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम जो फॉर्मूला इसको ऐसे नहीं लिख सकते जैसे आरओआई का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैं बोल रही हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों लिया इसमें हमने आरओआई कैलकुलेट? आरओआई में तो क्योंकि हमारा डिबेंचर्स भी तो ले रहे हैं ना। अच्छा हाँ, ये तो मैं कल समझा रही थी, भीड़ से अलग चलने की जरूरत नहीं है कुछ जगह पे। हम क्यों लेंगे? तो आरओआई बेटर क्यों होता है आदमी से? क्योंकि आरओई तो स्पेसिफिकली सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए टारगेट कर रहा है, ओवरऑल कंपनी को तो बारे में बता ही नहीं रहा, जबकि आरओआई आपकी ओवरऑल बता रहा है। इसलिए तो अगर आपको ट्रू मेजर लेना है तो आरओई करो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन आपको ओवरऑल फाइनेंशियल इंडिकेटर लेना है तो आरओआई करोगे। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर में यही सब कुछ था। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसमें मैंने एक बार पहले भी एक बनाई थी, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है ना, इसलिए आज मैंने बहुत डिटेल में नहीं किया, जो बहुत मेन पॉइंट्स थे उनको कर दिया है। चलो, ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। और तुम लोगों के लिए भी और जो वीडियो देखेंगे उनके लिए भी, तुम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आंसर राइटिंग करते हो, उस आंसर राइटिंग को मुझे मेल कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप मत करना, मेल कर दो। और तुम लोग तो यहीं पे दिखाई देना मुझे, तुम मेल मत करना। हाँ, बाकी मेल कर दो तो मैं आंसर राइटिंग चेक भी कर दूंगी। ठीक है ना? चलो, गुड लक।